हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना सेकंड चैप्टर जो है उसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आपका सेकंड चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व है, जिसको हमने पहले थोड़ा बहुत समझा है। और इसमें जो कंटेंट है सीबीएसई ने इस बार रखा है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी चुनाव और लोकतंत्र। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लोकतंत्र के लिए चुनाव कितने आवश्यक होते हैं। हमने इसमें देखा था कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा हमने देखा था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसमें आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि भारत के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सामान्य बहुमत प्रणाली, जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के कुछ रूपों का प्रयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के निर्वाचन में किया जाता है। यह सब बातें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद आज हम देखते हैं कि चुनाव सुधार, यहाँ सोशल रिफॉर्म से क्या मतलब है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बड़ा प्रश्न इसका बनता है चुनाव सुधारों का, जिसको आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से पढ़ना है कि चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और कौन कौन से चुनाव सुधार किए गए हैं, और कौन से चुनाव सुधार अभी भी अपेक्षित है या जिनको किया जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए स्टार्टिंग से कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छे नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इससे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने का या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। यानी चुनाव व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अपने उम्मीदवार को सेलेक्ट करें, तो राजनीतिक दलों पर भी दबाव हो कि अच्छे उम्मीदवार ही सेलेक्ट होते हैं, तो वो अच्छे उम्मीदवार ही चुनाव में उतारे। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था पर काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। यह चुनाव प्रक्रिया ही है जो चुने हुए लोगों को गुणवत्ता और उसके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है। हमें चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप लोग खुद देखते हैं अपने चारों तरफ कि बहुत सारी चुनाव के अंदर विसंगतियां उत्पन्न होती है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अनेक बार ऐसे उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड्स होते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भारत के अंदर कंटिन्यूस बनी हुई है, जिनके कारण चुनाव सुधार जरूरी है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए, राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन संभावनाओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के 7वें बड़े और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है। यानी हम क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं और आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पे आते हैं। तो इतने बड़े देश के अंदर चुनाव होना कोई आसान काम नहीं होता। निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं, फलस्वरूप वे निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते। कई जगह आपने सुना होगा कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। भारतीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग एक आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुआ तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया। यानी क्या है कि जो सत्ता पार्टी जो सत्ता में होती है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और अपना चुनाव प्रचार करती है। अपने जैसे अपने बड़ी बड़ी ब्रिजों के उद्घाटन कर रहे हैं, चुनाव से पहले उद्घाटन समारोह रखते हैं। कोई भी नई चीज है उसकी ओपनिंग करनी है तो वो उसको रोके रखते हैं। इलेक्शन से पहले वो जनता को दिखाते हैं, देखो हमने ये सब किया, हमने वो सब काम किया। और होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग्स वो लगवाते किसी और मुद्दे के लिए है, पर उसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपना ही प्रचार कर रहे होते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। हमारे यहाँ क्या होता है, लास्ट तक भी नाम जो है वो पूरी तरीके से जो डिलीट नहीं हो पाते, डिलीट होने वाले, और नए नाम ऐड नहीं हो पाते।
परिणाम स्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में जो जनता है वो इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, और जो शिक्षित नहीं है लोग, वो अपना नाम ऐड करवाना और डिलीट करवाने से रह जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रणाली को एक बड़ी समस्या बनाती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही जगह से 50-50 लोग तक चुनाव मैदान में खड़े होते हैं, और प्राय निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिए किया जाने लगा है। यानी एक कोई बड़ा आदमी खड़ा हुआ है तो उसके खिलाफ बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं, और जिससे कि वो उसके वोट काट सके। इसके अतिरिक्त जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव इत्यादि। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जिनके को दूर किया जाना जरूरी है। फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधा पहुंचाते हैं या उन्हें रोकते हैं। इसमें देखिए, प्राय उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते, वे अपनी संपत्ति, देनदारियों, आय व शैक्षिक योग्यता का विवरण नहीं देते, और देते भी है तो कई बार गलत देते हैं। आपने न्यूज में सुना होगा, बहुत बड़े बड़े इशू बन जाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों ने फर्जी डिग्रियों के जो अपने सर्टिफिकेट दे रखे हैं, और जब उनके ऊपर जांच चलती है तो वो गलत पाए जाते हैं। चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन की प्रक्रिया से दूर हो जाता है। यानी आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता कि वो चुनाव में खड़ा होगा या वो उस पद तक पहुंच जाएगा, जब तक उसके पास कोई बैक सपोर्ट ना हो, उसके पास कोई या तो वो बाहुबली हो, या तो किसी ऐसे नेता टाइप में हो, या फिर उसके पास बहुत पैसे हो, तभी वो चुनाव में खड़े होने की सोच सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और असल खर्चों के बीच काफी अंतर बढ़ा है। यानी कानूनन तो खर्चे कुछ और दिखाए जाते हैं और असलियत में खर्चे कुछ और किए जाते हैं। लोगों को लालच देने के लिए पैसे बांटे जाते हैं, मोबाइल बांटे जाते हैं, कपड़े बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती है। ये सारी चीजें जो होती है वो स्वतंत्र निर्वाचन को प्रभावित करती है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। कई बार बूथ के बाहर ही बैठ जाते हैं और आने जाने वालों को बोलते हैं कि आपको इसी को वोट देना है वरना मार देंगे। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी, पर अब ये बाकी प्रांतों में भी फैल रही है। तो ये बहुत बड़ी एक शिकायत है जो निर्वाचन आयोग के पास या हमारे देश में सुनी जाती है। अपराधी व्यक्ति अपना रसूख और जनता में पैठ बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ मामलों को समाप्त कर दिया जाए या उन पर कार्रवाई ना की जाए। यानी अपनी राजनीतिक हैसियत का प्रयोग अपने लिए फायदे के लिए करते हैं। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल भी करते हैं जो धन और रसूख के लिए इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसी भी मजबूत उम्मीदवार के खिलाफ प्रतिद्वंदियों द्वारा बड़े पैमाने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को उतारा जाता है ताकि उसके वोट काटे जा सके। ऐसे कई राजनीतिक दल भी हैं जो विशेष जाति या समूह से आते हैं। ये जाति या समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं, उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिए जाने की का लालच देते हैं। तो क्या मतलब है, जातिगत संगठन बनाते हैं और जातिवाद के आधार पर वोट डलवाते हैं। इस तरह की हरकतें भी भारत में बहुत होती हैं। वे जाति आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार कर रही है, और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारण बनी हुई है तथा अक्सर उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ और समुदाय के आधार पर होने लगा है। मतलब लोग बाग किस जाति का व्यक्ति उस आधार पर उसको सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत गलत परंपरा है और ये किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद, इससे भी आप अच्छी तरह परिचित है। आजकल तो मीडिया यही सब परोस रही है लोगों को। धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों में आंदोलनों को जन्म दिया है। साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। और हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाले लोग देश के किसी भी भाग के अंदर हो रहे आंदोलन से अछूते नहीं रहते, क्योंकि सारी राजनीति आखिरकार आकर कहाँ रुकती है? दिल्ली में रुकती है। हम किसान आंदोलन को भी झेलते हैं, हम मुसलमानों के आंदोलन को भी झेलते हैं, हम सांप्रदायिक हिंसा भी झेलते हैं। तो दिल्ली के विद्यार्थी के लिए इस प्रकार की राजनीतिक समस्याओं को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा।
आप अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि 11th क्लास में आप आए हैं तो आप जरूर जरूर न्यूज़ फॉलो करें, तभी आपको राजनीति विज्ञान का वास्तविक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा। अब देखिए कि हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी तक कुछ चुनाव सुधार, यानी जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तब से लेकर आज तक किस प्रकार के सुधार यहाँ पर देखने में आए। सबसे पहला सुधार देखो एक हुआ था संविधान के 61वें संशोधन में। ये बेटा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप इसे ध्यान करेंगे, नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। 1989 में आर्टिकल नंबर 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। यानी 1989 तक हमारे यहाँ वोट डालने की उम्र क्या थी, 21 साल, जो कि 61वां संशोधन करके 18 कर दी गई है। अब तो सबको पता है आपको कि 18 है वोट डालने की आयु, पर पहले ये 21 हुआ करती थी। और सबसे बड़ा सुधार अभी तक क्या हुआ है, अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रचलन में आना शामिल है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है, जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। और इसी के आगे बेटा अब तो वीवीपैट भी आ चुकी है। वीवीपैट में क्या होता है, ईवीएम में जैसे आप बटन दबाते हैं और वोट आपका रजिस्टर्ड हो जाता है, वीवीपैट में एक स्लिप निकलती है, वो स्लिप निकल के गिर जाती है। तो एक क्या होता है कि अगर मशीन ने गलत जवाब दिया तो उन स्लिप्स को, उन पर्चियों को गिनकर भी मैनुअल काउंटिंग की जा सकती है। तो अब ये ईवीएम को और ज्यादा परिष्कृत कर दिया गया है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्योंकि एग्जिट पोल क्या करता है, एग्जिट पोल चुनावों को प्रभावित करता है। चुनावी खर्च पर सीलिंग, सीलिंग का मतलब लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाकर बड़े राज्यों में 70 लाख रुपए और वहीं छोटे राज्यों में यह सीमा 28 लाख रुपए कर दी गई। यानी एक सीट पर देखो इतना खर्चा तो लीगली होता है और इससे कहीं ज्यादा खर्चा किया जाता है। जागरूकता और प्रचार, युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ है, वर्ष 2011 से 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नोटा, नोटा आप लोगों को सबको पता है, वर्ष 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है। और हर ईवीएम मशीन में उम्मीदवारों के नाम के नीचे सबसे लास्ट बटन जो होता है वो नोटा का होता है, जिसका मतलब है कि नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर वालों में से मुझे कोई भी पसंद नहीं है और मैं अपना वोट डाल रहा हूं, पर मैं अपना वोट नोटा को डाल रहा हूं, यानी मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि सारे दलों ने किसी ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया है जो आपका प्रतिनिधि बनने लायक नहीं है, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। यह व्यवस्था मतदान को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने और मतदाता की पसंद को रिकॉर्ड करने का विकल्प देती है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए सिविजिल ऐप लॉन्च किया। यानी अगर आपको लगता है किसी मतदान बूथ के ऊपर कोई गलती हो रही है तो आप उस ऐप में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए कि सुझाव क्या है, यानी अब और कौन कौन से सुधार हमारी निर्वाचन व्यवस्था में होने चाहिए। वो देखिए, साफ सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने की रोक लगनी चाहिए और इसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होने से क्या होता है, ये नेता अपने आप को एक धर्म से जोड़कर और उस धर्म के लोगों के वोट को प्रभावित करते हैं। पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और मीडिया जो है वो आजकल पेड हो गई है। न्यूज पेड होती है, पैसे दिए जाते हैं न्यूज दिखाने के, और इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके जरिए जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ता है। फिर सबसे बड़ी एक चीज क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनियमन के लिए आचार संहिता निर्मित करने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल आप बच्चों देख ही रहे हैं,
सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलती है, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के डाले जाते हैं जिनमें कुछ भी कोई लिमिट नहीं है, उसमें किसी की भी इंसल्ट करने के लिए, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए मीम्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन पर भी एक लिमिट और एक पाबंदी होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श आयोजित करने की आवश्यकता है। ये देखो, वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दा कई लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, पर ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे देश को बार बार चुनाव झेलने पड़ते हैं। अब मैं दिल्ली में, यहाँ पर हम रहते हैं, हम टीचर्स हैं, हमारी ड्यूटी लगती है। हम लोग देखते हैं, पहले हम लोकसभा के चुनाव अभी हमने मई में कराए, और अभी देखिए 22 के अंदर एमसीडी के चुनाव आ जाएंगे, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो 5 साल में 3 बार चुनावों का पूरा का पूरा वैसा की वैसी प्रक्रिया होती है। उसमें बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर लगाए जाते हैं और पूरा काम किया जाता है। अगर ये तीनों चुनाव एक ही साथ हो जाए, यानी मतदाता सिर्फ एक बार बूथ पर आए और अपनी तीनों चीजों की वरीयता दर्ज कराकर चला जाए, तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा जो है वो बचाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है जिसके ऊपर विचार विमर्श करके हमें वन नेशन वन इलेक्शन को के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। जिन उम्मीदवारों के, और एक ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सुधार है, जिन उम्मीदवारों के विरुद्ध फौजदारी का आपराधिक मुकदमा हो, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसने इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। देखो, फौजदारी और दीवानी दो तरह के मामले होते हैं। दीवानी मामले होते हैं लेन देन के, जमीन जायदाद के, और फौजदारी होते हैं मार पिटाई के, हत्या के, किसी और तरीके के हिंसक प्रवृत्ति वाले मामले। तो जिसके ऊपर फौजदारी मुकदमा है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं हमारी संसद के अंदर हत्या के आरोपी तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके मुकदमे जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। चुनाव से पूर्व होने वाले उद्घाटनों व शिलान्यासों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि अक्सर ऐसा ही होता है, चुनाव से पहले ये सारे काम किए जाते हैं। जनता का सच्चा प्रतिनिधि चुने जाने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए, जिसमें क्या होता है, जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतनी परसेंट सीटें हासिल हो। तो ये सारे सुधार हैं जो इनको आप जरूर याद करें, क्योंकि ये अलग से बड़ा प्रश्न बनकर आता है कि कौन कौन से सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं आप। तो इनको आप अच्छी तरह से ध्यान करेंगे। और आपका ये चैप्टर जो है, इसमें 3 ही मेन मुद्दे हैं जो हमने इन 2 वीडियोस में देखे हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसके नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से पढ़ाई करें, और इसके बाद आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें।